आज हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने कल तक के सेशन में बहुत सारी बातों को सीखा था। कल के सेशन में खास तौर से काफी सारी नई बातों को सीखा था। कुछ बातें हम एक बार रिवाइज करा देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज के सेशन में भी वो वाली बातें काम आ जाए। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने टीडीएस के बारे में समझा था। टीडीएस की थ्योरी की कुछ चीजों को समझा था, हल्के तौर पर समझा था। और प्रैक्टिकल टॉपिक्स में हमने सबसे पहले पैन कार्ड को बनाना सीखा था। फिर उसके बाद हमने इनकम टैक्स टैन कार्ड को एप्लीकेशन दे करके 49B में ऑनलाइन बनाना सीखा था। उसके बाद हमारे पास टैन कार्ड नंबर आ गया था, उसको हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करना सीखा था। और कल के लेक्चर में हमने इनकम टैक्स पोर्टल पर टैन नंबर को रजिस्टर करने के बाद उसको लॉगिन करके टैक्स को जमा कराने का भी प्रोसेस समझा था। चालान 281 को किस तरह से जमा कराया जाता है, कैसे ऑनलाइन कराया जाता है, कैसे ऑफलाइन कराया जाता है, इस बात को समझा था। पुराना जमा किया हुआ चालान हमें कहाँ दिखता है, इसके बारे में चर्चा किया था। सेव ड्राफ्ट में कैसे चालान सेव होते हैं, इसकी चर्चा की थी। और एक कल के टॉपिक में एक टॉपिक की क्वेरी उठी थी, जो हमारे क्लास में मुकेश ने पूछी थी कि अगर हमसे चालान में असेसमेंट ईयर गलत हो गया, कोई कोड गलत हो गया, तो कैसे सही होगा। ये एक क्वेरी थी। इसको अभी क्वेरी के रूप में ही रखते हैं। कुछ ऐसी 4-5 क्वेरी उठती हैं हमारी क्लास में, हम इसको अभी क्वेरी के रूप में ही रखेंगे। आप नोट करके रख लीजिए, अगर मैं ना बताऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा। अदरवाइज मेरे सेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में मैं इस बात को बता दूंगा, लेकिन तब बताऊंगा जब आपको बहुत सारी बातें समझ में आती होंगी। अभी तो बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि अभी बैच सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अब जिसने किया होगा उसको समझ में आएगा, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि किसी ने भी टीडीएस को इससे पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसको सही समय आने पर सारी क्वेरी का सोल्यूशन करेंगे। अब आज हम लोग नए टॉपिक के साथ बढ़ेंगे, और हमारा टॉपिक है फॉर्म 26Q। अब इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के दो फॉर्म हैं। एक होता है फॉर्म 26Q और एक होता है फॉर्म 24Q। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो फॉर्म है, फॉर्म तो बहुत सारे हैं। एक आता है फॉर्म 26QB। आप कहेंगे सर मैंने ये भी एक फॉर्म पढ़ा है, फॉर्म 26QB। एक आता है फॉर्म 15CA 15CB। एक आता है फॉर्म फॉर्म 27। एक ऐसा भी फॉर्म होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं उस फॉर्म में भी, और वो भी टीडीएस और टीसीएस से लिंक्ड होता है। एक आता है फॉर्म 27Q। जैसे 24Q है, जैसे 26Q है, जैसे 26QB है, वैसे एक आता है फॉर्म 27Q। इसका एक अपना रोल है, सबके अपने अपने रोल है। अब सबको पढ़ाना है ऐसा तो नहीं है कि कोई फॉर्म हम छोड़ेंगे, पढ़ाएंगे तो सबको बच्चों, लेकिन सही समय आने पर। आज हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक शायद सबसे बड़ा है, क्योंकि बाकी के जो फॉर्म है वो शायद दो दो लेक्चर के हैं, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आज जिस टॉपिक को पकड़ रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी टॉपिक है, और ज्यादातर यूज होने वाला भी यही फॉर्म है, फॉर्म 24Q और 26Q। अब होता क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। और अब हम स्टार्ट, हम लोग आज पढ़ रहे हैं फॉर्म 24Q। और 24Q भरा जाता है नॉन सैलरी के लिए। इस फॉर्म का यूज हम क्यों करते हैं, इस फॉर्म का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमको टीडीएस काटना है, हमको टीडीएस डिडक्ट करना है। और किसका टीडीएस डिडक्ट करना है, किसका टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस टीडीएस फाइलिंग फॉर नॉन सैलरी, टीडीएस फाइलिंग फॉर नॉन सैलरी। अब नॉन सैलरी का मतलब यह है कि सैलरी के अलावा कुछ भी, सैलरी के अलावा कुछ भी। जैसे कि जैसे कि कुछ सेक्शन है यहाँ पर, इनका डिस्कशन जिनका हम आज करेंगे आपके साथ, जिनका डिस्कशन हम आज करेंगे आपके साथ। सेक्शन 194 जो कि है डिविडेंड का, और सेक्शन 194C जो कि है कॉन्ट्रैक्ट का। अभी हम इसको समराइज कर देते हैं। जैसे कि रेंट, जैसे कि रेंट का पेमेंट, जैसे कि रेंट का पेमेंट, जैसे कि कमीशन का पेमेंट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट, जैसे कि डिविडेंड का पेमेंट, जैसे कि इंटरेस्ट का पेमेंट, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हर वो एग्जाम्पल जो कि सैलरी के अलावा है, वो कहां पर आता है, वो आता है नॉन सैलरी में, यानी कि फॉर्म 26 में। अगर हमने कोई रेंट की पेमेंट करी अपने लैंडलॉर्ड को, कमीशन की पेमेंट करी अपने एजेंट को, रेंट की पेमेंट किसको करेंगे, साथ में लिख लेते हैं, लैंडलॉर्ड को,
कमीशन की पेमेंट किसको करेंगे? एजेंट को। प्रिंसिपल हमेशा एजेंट को करता है पेमेंट। और रेंट के केस में टेनेंट जो होता है यानी कि किराएदार जो होता है वो अपने मकान मालिक को पेमेंट करता है। और कॉन्ट्रैक्टर के केस में, कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में कॉन्ट्रैक्टर हमेशा पेमेंट करता है किसको? कॉन्ट्रैक्टी को। मतलब जो उसके यहाँ लेबर होता है, ऐसा समझ लीजिए कि जो लेबर होता है उसको वो पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट के केस में। ठीक होगी बात? ठीक होगी बात? डिविडेंड की पेमेंट किसको करता है? डिविडेंड की पेमेंट उसको करता है जो शेयर होल्डर होता है कंपनी, जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का, उसको किया जाता है। और इंटरेस्ट का पेमेंट जो बैंक करती है वो अपने कस्टमर्स को करती है। इंटरेस्ट का पेमेंट कौन किसको करता है? बैंक करती है टू कस्टमर्स। बैंक करती है टू कस्टमर्स। ठीक हो गई बात? ये कुछ तरह के पेमेंट होते हैं, ये कुछ ही खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आज हम लोग इनके बारे में पहले थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग अब आगे बढ़ सके। चलिए। चलिए हम लोग सबसे सबसे पहला अपना सेक्शन उठाते हैं, वो है सेक्शन 194। इसके पहले भी एक सेक्शन होता है सेक्शन 192, जो कि सैलरी के लिए होता है। और सैलरी के लिए फॉर्म 24 क्यू जाता है। उसकी चर्चा अभी हम कुछ लेक्चर के बाद में करेंगे। पहले हम फॉर्म 26 क्यू की चर्चा करेंगे, जिसमें नॉन सैलरी के सारे केसेस जाते हैं। अब ये हमारे पास जो नोट्स हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई के नोट्स है। ठीक है, जिससे हम आपको बता रहे हैं कि किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। वैसे तो ये बात जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टीडीएस का बैच है और हर सेक्शन के बारे में बात पता होनी चाहिए। अब मैं ऐसा एज्यूम नहीं करता हूं कि आपको ये सारी बातें पता होंगी, इसलिए एक बार समरी के रूप में आपको आपको मैं बता देता हूँ। ठीक होगी बात? डिविडेंड का केस जब भी कभी आएगा, तो जो डोमेस्टिक कंपनी है हमारी, वो अपना पेमेंट करेगी, किसको करेगी? वो अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर शब्द इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेजिडेंट शेयर होल्डर। उसका कारण है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर काम किया होगा टीडीएस में, या हो सकता है ना भी किया हो। यहाँ पर रेजिडेंट शब्द का यूज जानबूझ के किया गया है, क्योंकि अगर ये पेमेंट नॉन रेजिडेंट को होती तो बच्चों सेक्शन 194 नहीं लगता, बल्कि सेक्शन लगता 195। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के केस में जब भी पेमेंट होगा, तो इनको यहाँ पर ये वाला फॉर्म 26 क्यू भी नहीं भरना है। अगर ये नहीं भरना है तो कौन सा फॉर्म भरना है सर, और कैसे पेमेंट होगा? आपको एक बात बता दें यहीं पर, कि नॉन रेजिडेंट को जब भी कभी पेमेंट होता है तो सेक्शन 195 में टीडीएस कटता है, और साथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट जाती है फॉर्म 15 सीबी में, और एक वो खुद भी डिक्लेयर करता है फॉर्म 15 सीए में, अगर वो अमाउंट 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है। ठीक हो गई बात? अगर 5 लाख तक है तो खाली 15 सीए जाता है, 5 लाख से ऊपर है तो 15 सीए भी जाता है, 15 सीबी भी जाता है, यानी कि सीए रिपोर्ट साइन करता है। सीए कैसे साइन करेगा? ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल से। ठीक होगी बात? अगर 15 सीए और सीबी नहीं है तो नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड का पेमेंट हो ही नहीं सकता। अरे बाप रे बाप, ये क्या बात कह दी सर ने! यस, यस। और यहाँ पर इसका कारण है कि नॉन रेजिडेंट किसी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है, इसलिए वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है। और जिस भी कंट्री के साथ वो रेजिडेंट है, वहां का डीटी डबल ए भी देखा जाएगा। वहां का डीटी डबल ए भी देखा जाएगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी देखा जाएगा। यानी कि ये तो कुछ बड़ी बात हो गई, ये तो कुछ बड़ी बात हो गई। अब आप कहेंगे सर ये क्या आप बता रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ लेक्चर्स का वेट करिए, मेरा 4 से 5 लेक्चर का एक बहुत बहुत इन डेप्थ डिस्कशन होगा। नॉन रेजिडेंट को हम पेमेंट कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्म जाता है, फॉर्म 27 क्यों जाता है, और उनकी पेमेंट करना इतना आसान काम नहीं होता है जितना आसान काम रेजिडेंट को। ठीक हो गई बात? इसलिए यहाँ पर रेजिडेंट शब्द का यूज है। मतलब एक डोमेस्टिक कंपनी किसी भी रेजिडेंट शेयर होल्डर को अगर पेमेंट करेगी और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उसको 10% की रेट से टीडीएस काटना होगा। ये बात यहाँ पर सेक्शन में लिखी हुई है, और यहाँ पर नॉन रेजिडेंट नहीं लिखा है, उसका कारण है। ठीक होगी बात? वो कारण वो इसका भी समाधान है, आगे चल के बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कब टीडीएस कटेगा? बिफोर मेकिंग ऑफ एनी पेमेंट।
यानी कि कोई भी पेमेंट अगर हमको अपने शेयर होल्डर को करनी है, रेजिडेंट शेयर होल्डर को, तो पेमेंट करने से पहले कटेगा, बाद में नहीं, पेमेंट करने से पहले। अब फॉर एग्जांपल कि 15 जनवरी को अगर पेमेंट करना है तो ये टीडीएस 15 जनवरी से पहले कट जाना चाहिए। पेमेंट आप करिए 15 जनवरी को, और जनवरी खत्म होने की अगली 7 तारीख यानी कि 7 फरवरी तक ये पेमेंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए, ये टीडीएस डिपॉजिट हो जाना चाहिए, और इसका रिटर्न 31 मई तक फाइल हो जाना चाहिए। 3 बातें हैं। अगर ये 15 जनवरी का टीडीएस है तो पेमेंट से पहले आप ये टीडीएस काट लेंगे, मतलब काट करके बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर करेंगे किसके अकाउंट में, शेयर होल्डर के अकाउंट में। कौन करेगा? कंपनी। रिलायंस ने अगर कोई डिविडेंड दिया, आपने मान लो हमारी क्लास में विजय है, ठीक है, विजय के एग्जाम्पल ले लेते हैं। विजय ने कुछ दिन पहले रिलायंस कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे थे। वो 10 शेयर, वो उन 10 शेयर्स पर रिलायंस कंपनी ने कहा कि हम 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, यानी कि 100 रुपए का डिविडेंड है, और वो 100 रुपए का डिविडेंड पर 10 रुपए काटना है रिलायंस को। वो काट लेगी 10 जनवरी, वो काट लेगी 15 जनवरी को, और 90 रुपए विजय के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। लेकिन ये 10 रुपए उसको 7 फरवरी तक जमा करवाना है, और इसका जो रिटर्न है फॉर्म 26Q जिसको हम आज सीख रहे हैं, उसको 31 मई से पहले, उसको 31 मई से पहले क्या करना है, 31 मई से पहले उसका रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। आखिरी क्वार्टर में 2 महीना मिलता है, अप्रैल भी मिलेगा, मई भी मिलेगा। ठीक है, 31 मई तक फॉर्म 26Q जमा हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो अगर 7 तारीख तक पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो 1.5% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। अगर 31 मई तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो 200 रुपए पर डे की पेनल्टी, सॉरी लेट फीस लगेगी। पेनल्टी नाम देना गलत है, लेट फीस नाम दीजिए, लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट और लेट फीस आई। चलिए आगे चलते हैं। कब ये पेमेंट नहीं काटना है, कब टीडीएस नहीं काटना है, इंपॉर्टेंट बात। तब टीडीएस नहीं काटना है जब आपने पैसा बैंक से पेमेंट किया हो और वो पेमेंट 5,000 से कम, 5,000 से कम हो, यानी कि पैसा अदर देन कैश हो। अदर देन कैश का मतलब बैंक से हो, ई ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो, चेक से हो, अकाउंट पे ही चेक से हो, ठीक है, तो फिर और अमाउंट 5,000 से ज्यादा ना हो, 5,000 से ज्यादा ना हो, डज नॉट एक्सीड्स 5,000 रुपए। विजय ने एक सवाल मुझसे पूछा था परसों नरसों की क्लास में, सॉरी मुकेश ने एक सवाल पूछा था, सर ये बताइए एग्जैक्ट 5,000 होगा तो क्या होगा। बच्चों ये लैंग्वेज पढ़ो और मुझे बता दो कि अगर एग्जैक्ट 5,000 होगा तो क्या होगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? यहां पर लिखा है टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होगा अगर, अगर अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपए, डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि अमाउंट एक्सीड 5,000 तब होगा जब ये 5,001 रुपए होगा, जब ये 5,001 रुपए होगा, यानी कि 5,001 रुपए होगा तो टीडीएस हमें काटना होगा, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर 5,000 ही है, अगर 5,000 ही है, विजय अगर वीडियो, मुकेश क्या मेरी वीडियो अटक रही है? विजय कह रहे हैं कि मेरी वीडियो अटक रही है, प्लीज इस बात को कंफर्म कर दो। क्या मेरी वीडियो अटक रही है? मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है या विजय की तरफ से है? मुकेश इस बात को कंफर्म कर दो। शायद विजय की तरफ से होगा सर। मुकेश, विजय, मुकेश ऐसा कह रहे हैं कि विजय की तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम है, मुकेश को सारी चीजें क्लियर है। अच्छा। अच्छा ठीक है, सर। ठीक है, ठीक तो है। अपना नेट कनेक्शन देख लो। चलो, तो मुकेश ने हम एक डाउट ले रहे थे। मुकेश ने ये कहा था सर ये बताइए कि अगर ये एग्जैक्ट 5,000 होगा तो क्या होगा, आप बताइए। अब हम इस लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर अमाउंट 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, सॉरी सॉरी एक मिनट, टीडीएस टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा इफ, if amount paid, if no tax will be deducted if it is from other than cash, मतलब कि बैंक से होगा और 5,000 से ज्यादा नहीं होगा, 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो 5,000 से ज्यादा तो 5,001 होता है ना, मतलब कि टीडीएस तब एप्लीकेबल होगा जब ये अमाउंट 5,001 होगा। अगर ये एग्जैक्ट 5,000 है तो भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पर ये डाउट यहाँ पर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। डिविडेंड अगर 5,000 से कम रहा तो नहीं लगेंगे, है ना? 5,000 से कम रहा टीडीएस। तो भी नहीं लगेगा और एग्जैक्ट 5,000 रहा तो भी नहीं लगेगा। अच्छा। ठीक है, बोलो ये बात ठीक है क्लियर हुई? सर। चलो, चलो अब हम लोग आगे चलते।
टीडीएस नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा अगर एलआईसी और जीआईसी का पेमेंट, एलआईसी और जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सब्सिडरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब मजे की बात तो यह है कि मैंने एक सेशन में परसों नरसों एक बात कही थी कि बच्चों, अब पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी 2 साल में मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लाई है कि एलआईसी की मेच्योरिटी पर, अगर वो मेच्योरिटी 1 लाख से ज्यादा की है तो 1% का टीडीएस काटती है। यहां तो लिखा है सर नहीं लगेगा। कारण बच्चों ये है कि इस सेक्शन में ये लिख दिया कि एलआईसी पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाया है। मजे की बात यह है कि एलआईसी के लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है। वहां पर ये कहा है कि अगर एलआईसी की मेच्योरिटी 1 लाख से ज्यादा होगी तो 1% का टीडीएस लगेगा। और फैक्ट है, आज की तारीख में हमारे क्लाइंट का भी अगर एलआईसी की मेच्योरिटी 1 लाख से ज्यादा की है तो टीडीएस कटा हुआ मिलता है भैया, टीडीएस कटा हुआ मिलता है भैया। और उसका सेक्शन दूसरा है, आगे वाले सेक्शन में बात करें, एक नीचे ही एक सेक्शन आएगा, शायद सेक्शन 194 डी है शायद, ठीक है, नया सेक्शन। अगर किसी को कुछ बोलना है तो म्यूट खोले, अदरवाइज म्यूट ऑफ कर ले तो ज्यादा अच्छा है, ताकि बाकी के लोग उनके द्वारा चल रही पीछे की बातों को ना सुन पाए। ठीक होगी बात, क्लास भी डिस्टर्ब होती है इससे, इस बात का ध्यान रखिए। चलो, और एलआईसी पर भी नहीं लगेगा। अब ऐसा नहीं, यहाँ पे तो कह दिया एलआईसी पर नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि एलआईसी पर नहीं लगेगा। नीचे एक सेक्शन है, शायद सेक्शन 194 डी है, भी पढ़ा देंगे आपको, उसमें ये बात कही हुई है कि लगेगा। ठीक है, और अगर कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, सच एनी अदर पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। अब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाई कर दे कि सचिन तेंदुलकर की जो भी इनकम होगी, जो सचिन तेंदुलकर को जो भी डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटेगा। तो क्या क्या रिलायंस की इतनी हिम्मत है कि अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि सचिन तेंदुलकर की इनकम पर टीडीएस मत काटना, तो रिलायंस काट दे? क्या क्या इतनी मजाल? ऐसा ही केस भी हुआ है, ऐसा ही केस भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफाई कर दे किसी एक को कि भैया इनके, अगर आप इनको डिविडेंड, रिलायंस अगर सचिन तेंदुलकर को या विराट कोहली को टीडीएस का पेमेंट करे तो टीडीएस ना काटे, लेकिन वो गवर्नमेंट नोटिफाई करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफाई करना चाहिए, तब ऐसा हो, अदरवाइज नहीं। चलो, ये सेक्शन बस यहीं तक है, ये सेक्शन बस यहीं तक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज मुझे जो आपको बताना है वो मैं बता देता हूं, ताकि मैं फॉर्म 26Q को शुरू करवा पाऊं। ठीक है, इसलिए चलिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, लॉटरीज लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस। लॉटरी का मतलब होता है जुआ खेलना। ठीक है, लॉटरी का मतलब होता है सट्टा लगाना, जुआ खेलना। क्रॉसवर्ड पजल्स, बड़े बड़े पब और कैसीनो में क्रॉसवर्ड पजल्स चलती हैं। एक गेम आता था, याद है आपको, बड़ा मजेदार गेम होता था। आपके यहाँ घर के आसपास कुल्फी बेचने वाला आता होगा, ठीक है, और वो कुल्फी ऐसे वैसे बेचता था, बोलता था एक कुल्फी 5 रुपए की है, लेकिन तुमको एक कुल्फी के साथ एक बार ये चक्का घुमाने को देंगे, एक बार ये चक्का घुमाने को देंगे। अब मुझे शायद वो चक्का दिख जाए, शायद, ठीक है, शायद वो चक्का दिख जाए मुझे। ठीक है, हाँ दिख गया मुझे, दिख गया, दिख गया, दिख गया। दिख गया मुझे। ये ऐसा कुछ गेम होता था, अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो। अब ये तो थोड़ा कसीनो और मतलब वो पब वाला गेम हो गया है। ठीक है, कि इसमें क्या करते थे, ये ऊपर से कुछ घुमाते थे, और मान लो उसके पास चिट है 5 नंबर की, वो घुमाता था और 5 ही आ गया तो उसकी लॉटरी लग जाती थी, 1 करोड़ रुपए जीत गया। ठीक है, ऐसा हो गया। या मान लो कि विजय जो है वो केबीसी में चले गए, और वहां से सबसे ज्यादा महंगा सवाल था 7 करोड़ का, और सबसे आखिरी वाले सवाल का वो जवाब देकर के आ गए, और वो 7 करोड़ रुपए जीत कर ले आए, 7 करोड़ जीत करके लिया। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे अच्छा है। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल्स तो कुछ पजल होती है जैसे न्यूज़पेपर के पीछे आती है पजल, आपने सॉल्व कर दिया। हॉर्स रेस का मतलब घुड़सवारी करना, आप घोड़े के ऊपर बैठे और आपका घोड़ा जीत गया, क्योंकि आपका घोड़ा बहुत शक्तिशाली था, तो आप जीत गए और आपको कुछ पैसा मिला, तो हॉर्स रेस से पैसा जीता, लॉटरी से पैसा जीता, क्रॉसवर्ड पजल से क्या पैसा जीता, या फिर कोई कैजुअल इनकम हो गई। अब विजय गए हमारे केबीसी में खेलने के लिए, और विजय के दोस्तों ने ऐसा सोचा होगा ये तो 1-2 सवाल का जवाब देंगे और आ जाएंगे, और इन्होंने 12-15 सवालों का धुआंधार तरीके से जवाब दे दिया, और ये वहां से 7 करोड़ रुपए जीत गए। तो विजय तो विजय ने कहा अमिताभ बच्चन जी से कि सर मेरी चेक दे दीजिए 7 करोड़ की। तो अमिताभ बच्चन जी ने क्या कहा, अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि 7 करोड़ -30%, 4 करोड़ 90 लाख ही मिलेगा आपको। क्यों?
क्योंकि जो बचा हुआ पैसा है 2 करोड़ 10 लाख वो तो टीडीएस है ना, तो हम 30% का टीडीएस काटेंगे फ्लैट रेट से, और 7 करोड़ पर 30% का टीडीएस काट करके 4 करोड़ 90 लाख की चेक बना दी। और केबीसी वालों ने, मतलब जो सोनी टीवी पे शायद आता है, ठीक है, पता नहीं, मैं ज्यादा देखता नहीं, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि ये पैसा अपने पैन कार्ड से विजय के पैन कार्ड पर चढ़वा दिया, और 2 करोड़ 10 लाख रुपए क्या किया, जमा करवा दिया। ठीक है, किसको जमा करवा दिया? ये पैसा क्या किया, ये पैसा जमा करवा दिया। ठीक हो गई बात? तो कोई भी विंडफॉल गेन, कैजुअल इनकम हो गई कोई भी, उसको जमा कर दिया। ठीक हो गई बात? लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से अगर कैजुअल इनकम 1 रुपए की भी हुई, कैजुअल इनकम 1 रुपए की भी हुई, तो आपको फ्लैट 30% से जमा करवाना है। लेकिन अगर लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल से 10,000 रुपए से ज्यादा हो गई पेमेंट, तो फिर 30,000 कराना है। अब मान लो विजय जी गए थे और पहला सवाल था 1,000 रुपए का, उन्होंने वो वाला सवाल जीत लिया। दूसरा सवाल था 2,000 रुपए के लिए, वो हार गए, मतलब वो 1,000 रुपए घर लेकर के आए। अब 1,000 पर क्या केबीसी वाले ये कहें कि भैया हम तो खाली 700 रुपए का पेमेंट करेंगे क्योंकि 30% टीडीएस है, तो विजय कहेंगे कि मैंने तो आकाश सर की क्लास करी है और आकाश सर ने ये बात बताई थी कि व्हेन पेमेंट एक्सीड्स 10,000 तब 30% कटेगा। तो मेरा तो पेमेंट 1,000 है, तो हम केबीसी वालों से लड़ेंगे और बोलेंगे कि मुझे पूरा 1,000 दो, मेरा टीडीएस मत काटो, क्योंकि ये 10,000 से कम है, क्योंकि ये 10,000 से कम है। अब यहाँ पर मुकेश की एक क्वेरी आती है कि सर अगर एग्जैक्ट 10,000 होगा तो क्या होगा? अब आप ही मुझे बता दीजिए। यहां पर जो शब्द लिखा है वो लिखा है व्हेन इट एक्सीड्स 10,000, मतलब 10,000 1 रुपया जब होगा तब 30% काटेंगे। अगर विजय जी गए और 10,000 का एग्जैक्ट कोई तीसरा सवाल था, वहां तक पहुंच के 10,000 रुपए जीत करके आए, तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर यह शब्द लिखा है व्हेन इट एक्सीड्स 10,000। तो 10,000 से ज्यादा नहीं होता है, सिंपल मैथ्स। अगर विजय ने 10,000 रुपए जीता तो 10,000 का अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। जब अमाउंट 10,001 रुपया होगा तब टीडीएस कटना शुरू होगा। बताओ मुकेश और विजय, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस डाउट का यहाँ पर समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से हो गया होगा मुझे लगता है। दोनों लोग बताओ भाई, हाँ या ना में बता दो, या तो चैट बॉक्स में लिख के बता दो या बोल के बता दो, क्लियर है। समझ में आ गई? विजय का तो जवाब आ गया, मुकेश का जवाब नहीं आया। क्लियर है। क्लियर है, चलो आगे चलो। चलो, अब एक केस और बनता है। अब ये बात ध्यान रखेंगे कि कैजुअल इनकम में 1 रुपए पर भी लगेगा, लेकिन अगर वो लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल है तो जब 10,000 से ज्यादा पेमेंट होगा तो लगेगा। अब दूसरा सवाल, अगर मान लो कि केबीसी वालों ने ये कह दिया विजय से कि आप 7 करोड़ रुपए जीते हैं, 7 करोड़ रुपए जीते हैं। ये हुआ था केस एक्चुअली, ये हुआ था केस एक्चुअली, और ये हुआ था वाकई में। शायद किसी सचिन तेंदुलकर को किसी ने फरारी गिफ्ट कर दी थी, सचिन तेंदुलकर को किसी ने फरारी कार गिफ्ट कर दी थी, और वो वाया शिप किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में आई थी। अब यहां समस्या की बात फंस गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा, तब कोई दूसरी गवर्नमेंट थी जो आज नहीं है, वो वाली थी। उन्होंने ये कहा कि सचिन तेंदुलकर तुमको टीडीएस देना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर से आई है, नॉन कैश है, और ये पैसा ये एक आपका विंडफॉल गेन है, क्योंकि किसी ने आपको कार दे दिया। अब इस पर जो टैक्स आता है वो आपको देना पड़ेगा। तो सचिन तेंदुलकर ने ये कहा कि मेरी किस्मत खराब है, किसी ने मुझे फरारी गिफ्ट कर दी, मैंने थोड़ा ही कहा था गिफ्ट कर दो, और किसी ने अगर मुझे गिफ्ट कर दिया जानबूझ के, तो मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं कि मैं उसका टैक्स जमा करा पाऊं। अब फर्ज करो विजय को किसी ने इतनी महंगी ऑडी या कोई बड़ी कार बाहर से गिफ्ट कर दी, और गवर्नमेंट यहाँ की ये कहे कि अब ये तो हम कार तभी छोड़ने देंगे आपको। वो कार कैसे आएगी? प्लेन में तो नहीं आएगी, वो कार आएगी बच्चों शिप में, बाहर से अगर कोई आएगी, बाहर की कंट्री से आएगी। तो वो ये कह दे, मान लो वो 7 करोड़ की कार हो, और वो विजय से आकर के ये कह दे कि 2 करोड़ 10 लाख तुम जमा कराओ, तो विजय को शायद लोन लेना पड़ जाएगा। टीडीएस का अमाउंट जमा कराने के लिए विजय को लोन लेना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि विजय कहेंगे कि मेरी किस्मत खराब जो मैं इतनी महंगी कार चलाऊं,
एक तो मेरा मन नहीं था ये गिफ्ट लेने का, और ऊपर से नहीं, मन तो अंदर से बहुत होगा गिफ्ट लेने का, गिफ्ट तो सबको पसंद होता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि इसके ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ेगा तुमको। किसको? मुकेश, तुमको, क्योंकि जिसने दिया है उससे तो जाके हम वसूल नहीं सकते, तुमसे लेना पड़ेगा। तो मुकेश कहेंगे भैया ऐसा है, कार का 30% हिस्सा काट लो और तुम ले जाओ, कार हमें बची हुई 70% दे दो, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख का तो हमें कर्जा लेना पड़ जाएगा तुम्हारा टीडीएस जमा करने के लिए। ठीक है, ये एक एक्चुअल केस था। प्रॉब्लम यही थी, सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया, उसने बोला गिफ्ट तो हम लेंगे, हम टैक्स देंगे नहीं। और उसने जाकर के आग्रह किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई भी किया कि भैया इनसे टैक्स मत लो, इनसे टैक्स मत लो, इनकी गलती नहीं है, किसी ने अगर इनको गिफ्ट कर दिया, ऐसा हुआ था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि अगर पार्टली काइंड में है और पार्टली कैश में है, मतलब कौन बनेगा करोड़पति से? विजय जी को 7 करोड़ में 5 करोड़ की एक कार दे दी और 2 करोड़ कैश में दे दिया। तो अब ये केबीसी की टीम की जिम्मेदारी है, सोनी टीवी की जिम्मेदारी है कि वो 7 करोड़ पर 2 करोड़ 10 लाख पूरा पूरा काट करके गवर्नमेंट को जमा करे। यहाँ पर जिम्मेदारी विजय की नहीं है, बल्कि केबीसी की टीम की है कि वो पूरा पैसा काट के जमा कर दे। ठीक हो गई बात? अगर आधा कैश में है आधा काइंड में है, तो भी जो बंदा पे कर रहा है, जो बंदा दे रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये टीडीएस की कंप्लायंस करे, ना कि जिसको मिल रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब ये जो प्रोविजन है, ये पूरे टीडीएस में लगता है बच्चों, एक जगह खाली नहीं लगेगा, सभी जगह बल्कि यही लगेगा। ये तो खाली एक जगह बात बताई गई। चलिए आगे चलते हैं। ठीक हो गई बात, ये हमने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब आता है एक सेक्शन, सेक्शन 194C। ये सेक्शन है कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए। हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, हम आपको ये बता देते हैं। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि हम लोग, अच्छा 2 मिनट बचा है सेशन को, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से ज्वाइन करेंगे। हम आपको देखिए बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको 26 क्यू आपको पढ़ाना है। हमने अभी तक 2 सेक्शन बता दिए हैं, एक आपको सेक्शन लॉटरी गेन वाला बता दिया है, एक हमने आपको सेक्शन ऊपर डिविडेंड वाला बता दिया है। अभी हम 2-3 सेक्शन आपको और बताएंगे, ताकि हम अपने 26 क्यू को एटलीस्ट शुरू कर पाए, ताकि हम वहां पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में टीडीएस काटेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जमा करवाएंगे। तो इसलिए आपको सेक्शन का कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको पता होता तो शायद मैं नहीं पढ़ा रहा होता, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये सेक्शन का बेसिक नहीं पता है। अच्छा एक बात और भी बता दें आपको, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुझे 194C के बारे में सब पता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि मुझे विनिंग और क्रॉस वर्ड पजल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, ऐसा भी लगता होगा कि डिविडेंड के बारे में बहुत कुछ पता है। मेरा ये सेशन करने के बाद, और मैं जिस नोट से पढ़ा रहा हूँ, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नोट्स हैं। इन नोट्स में और आपकी नॉलेज में बहुत अंतर मिलेगा। ये नोट्स जो बने हैं, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बने हैं, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की नोट्स हैं, सीए इंस्टीट्यूट की नोट्स हैं। यहाँ पर जो बातें लिखी हैं, वो बातें वाकई में बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, और हो सकता है कि आपने ऐसी बातें कभी सुनी ना हो पहले। ये बातें आपके लिए नई हो एकदम, आपके लिए न्यू हो एकदम। ठीक है, इसलिए इसको मेरे हिसाब से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज मार्केट के हिसाब से जो चीजें मार्केट में चल रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है, वो बातें वो हैं जो कि एक्ट में लिखी हुई हैं, इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई हैं। ठीक होगी बात? इस बात से आप भी एग्री करेंगे। अभी तक मैंने जितना बताया है, आगे भी मैं जो बताऊंगा उसमें कुछ बातें पुरानी होंगी और बहुत सारी बातें नई होंगी, जो आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं होंगी, कभी देखी नहीं होंगी टीडीएस के अंदर। ठीक होगी बात? लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं, इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल बने। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा नेक्स्ट सेशन अब ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग अपने बचे हुए सेशन की क्लास नेक्स्ट सेशन में शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन के शुरुआत में पूछ लीजिएगा, डाउट पूछते रहिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं, ताकि मैं उन डाउट्स को क्लियर भी कर पाऊं। मेरे पास आपके सभी सवालों का जवाब है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नहीं होगा तो मैं खुद पढ़ के सर ये कैजुअल इनकम की जो बात की है, वो फिर क्या, कौन सी इनकम, मतलब किस टाइप की इनकम है? 30%। हाँ, कैजुअल इनकम बोले ना कि 1 रुपए भी रहेगा तो उसमें लगेगा थर्टी करके। परसेंट 30%।